नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन। यह अब तक फिरोजपुर डिवीजन में आता था, जो उत्तर रेलवे जोन का हिस्सा है। अब से इसे जम्मू डिवीजन कहा जाएगा और यह देश का 69वां डिवीजन होगा। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रोजगार, अवसंरचना विकास, पर्यटन और सामाजिक आर्थिक उन्नति में मदद मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। अभी तक भारतीय रेलवे देश भर में 17 जोन और 68 डिवीजनों का संचालन कर रहा था। अमेरिका में रैबिट फीवर के दर्ज मामलों में वृद्धि देखी गई। रैबिट फीवर एक दुर्लभ और जानलेवा संक्रामक बीमारी है। यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है और खासतौर पर 5 से 9 साल के बच्चों, बुजुर्गों को प्रभावित करती है। रैबिट फीवर संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा रैबिट फीवर दूषित पानी पीने से, हवा में मौजूद कणों या कृषि व लैंडस्केपिंग धूल से भी हो सकता है। इसके लक्षणों में बुखार, आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई, गले में खराश और मुंह में जख्म आदि शामिल हैं। फिलहाल इसका इलाज एंटीबायोटिक्स से किया जाता है, लेकिन अभी इस बीमारी के लिए कोई विशेष वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क में बर्ड फ्लू के कारण 3 बाघ और 1 तेंदुए की मौत हो गई। यह घटना इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब भारत में H5N1 वायरस ने कैप्टिव यानी संरक्षित वन्य जीवों को प्रभावित किया। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के अन्य चिड़ियाघरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और सभी जानवरों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। H5N1 वायरस, जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है, पहली बार पोल्ट्री फार्म के पक्षियों में पाया गया था, लेकिन अब ये वायरस न केवल पक्षियों बल्कि 500 से अधिक वन्य जीव प्रजातियों और 70 से अधिक स्तनधारी प्रजातियों को भी संक्रमित कर चुका है। मोटे तौर पर कहें तो ये वायरस 5 महाद्वीपों के लगभग 108 देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। बांग्लादेश सरकार ने 50 न्यायिक अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण लेने की अनुमति देने वाले गैजेट को रद्द कर दिया। यह कदम बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उठाया गया है। इस निर्णय से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ने की संभावना है। 30 दिसंबर 2024 को जारी गैजेट के अनुसार 50 न्यायिक अधिकारियों को 10 से 20 फरवरी 2025 के बीच भारत में प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी गई थी। साथ ही ये भी उल्लेखित किया गया था कि भारत सरकार सभी खर्चों का वहन करेगी। बता दें कि यह कार्यक्रम 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान हुए एक द्विपक्षीय समझौते के तहत था, जिसमें दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और यह कार्यक्रम भी उसी का हिस्सा था। भारत में मेट्रो सिस्टम ने यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया है। अब यह 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में और हर दिन करोड़ों लोग इसका उपयोग करते हैं। भारत अब दुनिया में तीसरे सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क का घर बन चुका है और दूसरे स्थान पर पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और दिल्ली मेट्रो के नए खंड शामिल हैं। इन परियोजनाओं से दिल्ली और हरियाणा के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भारत में मेट्रो प्रणाली की पहल 1969 में शुरू हुई थी, जब मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था और भारत में पहली मेट्रो लाइन 1984 में कोलकाता में शुरू की गई थी, जो करीब 3.4 किलोमीटर लंबी थी। गृह मंत्रालय ने 2 विशेष प्रकार के वीजा पेश किए हैं, ई स्टूडेंट वीजा और ई स्टूडेंट एक्स वीजा। ये वीजा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए हैं जो भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं। ये वीजा गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके लिए छात्रों को स्टडी इन इंडिया SII पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। ई स्टूडेंट वीजा उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो भारत के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पूर्णकालिक उच्च शिक्षा प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं, जबकि ई स्टूडेंट एक्स वीजा ई स्टूडेंट वीजा धारकों के आश्रितों यानी उनके साथ रहने वालों के लिए है। ये वीजा 5 साल तक के लिए जारी किए जा सकते हैं और इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में बनिहाल बाईपास के एक हिस्से का उद्घाटन किया। यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो नेशनल हाईवे 44 के रामबन बनिहाल खंड पर स्थित है और जम्मू तथा कश्मीर में एक प्रमुख मार्ग है। यह 4 लेन बाईपास 2.35 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण 224.44 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।
यह बाईपास क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम संसदीय लोकतंत्र अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने भी सहयोग किया। इस कार्यक्रम का मकसद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संविधान, संसद की प्रक्रिया और शासन के बारे में जानकारी देना है। यह कार्यक्रम बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसमें कार्यशालाएं, सत्र और महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा जैसे नए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल इंटरपोल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता की प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिसमें रेड नोटिस और अन्य कलर कोडेड नोटिस जारी करने के काम शामिल हैं। भारत पोल पोर्टल का मकसद भारतीय जांच एजेंसियों को वैश्विक स्तर पर तेजी से और प्रभावी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता प्राप्त करने में मदद करना है, खासकर जब ट्रांसनेशनल अपराध जैसे साइबर क्राइम, मानव तस्करी, ड्रग तस्करी आदि की बात होती है। यह भारतीय जांच एजेंसियों को वैश्विक स्तर पर मदद प्राप्त करने में मदद करेगा और प्रधानमंत्री के सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देगा। ब्राजील ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल कर लिया है। इससे पहले जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 में ब्रिक्स के नेताओं ने इंडोनेशिया की सदस्यता को मंजूरी दी थी। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील द्वारा की जा रही है। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई थी, लेकिन इसका पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। शुरुआत में इसका नाम ब्रिक था, जो इसके सदस्य देशों के पहले लेटर को लेकर बना था। मतलब इसके शुरुआती सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत और चीन थे, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक में शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया। साथ ही अब इसमें दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE जैसे नए सदस्य शामिल हो गए हैं। नाड़ी तरंगिनी भारत का पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक टूल है, जिसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिली है। इसे पुणे स्थित स्टार्टअप अत्रेय इनोवेशन के साथ मिलकर विकसित किया गया है। यह उपकरण अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसर और आधुनिक एल्गोरिदम का उपयोग करके पल्स रीडिंग प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य के 22 आयुर्वेदिक मापदंडों का विश्लेषण किया जा सकता है। यह शरीर में वात, पित्त और कफ में असंतुलन का पता लगाता है। यह 10 भारतीय भाषाओं में रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें तनाव, पाचन, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के बारे में जानकारी दी जाती है। भारतीय रेलवे ने अंजी खंड ब्रिज को लेकर एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि हासिल की है। यह भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है, जो जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। यह ब्रिज 725.5 मीटर लंबा है और इसकी ऊंचाई 331 मीटर है। साथ ही इस ब्रिज की खास बात यह है कि इसे 193 मीटर ऊंचे एक पाइलन यानी पिलर के सहारे बनाया गया है, जिससे 96 केबल्स जुड़े हुए हैं, जो इसे स्थिर और मजबूती प्रदान करते हैं। यह ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ता है, जो USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही इसमें रेलवे लाइन, सड़क और फुटपाथ भी शामिल है। यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्क और विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। उजाला योजना के तहत पिछले दशक में भारत में 36 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे हर साल 19,153 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। इस योजना की शुरुआत 5 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। इसका मकसद पारंपरिक लाइटिंग सिस्टम के बजाय सस्ते और एनर्जी सेविंग करने वाले LED बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध कराना था। इस योजना से 3.87 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन की कमी आई है और ऊर्जा की बचत भी हुई है। उजाला के साथ साथ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को LED विकल्पों से बदलने के लिए SLNP यानी स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम भी शुरू किया गया था, जिसके तहत 1.34 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री द्वारा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह एशिया का फूड से रिलेटेड एक प्रमुख ट्रेड कार्यक्रम है, जिसे ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया TPCI और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है। इस संस्करण में 30 देशों के लगभग 2300 प्रदर्शक और 7500 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे। इंडस फूड 2025 में 2 और कार्यक्रम होंगे, यानी इंडस फूड मैन्युफैक्चरिंग का
चौथा संस्करण जो खाद्य प्रसंस्करण पैकेजिंग पर केंद्रित है, और इंडस फूड एग्रीटेक का पहला संस्करण जो कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग प्रौद्योगिकियों को समर्पित है। यह कार्यक्रम किसानों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और वैश्विक बाजारों को जोड़ने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एएफटी यानी आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बेंचेस बनाने का सुझाव दिया ताकि इन क्षेत्रों में रक्षा से संबंधित मामलों की बढ़ती पेंडेंसी का समाधान हो सके। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल भारत में 2007 के एएफटी एक्ट के तहत स्थापित एक सैन्य न्यायालय है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है और सैन्य संबंधित विवादों का समाधान करता है, जैसे सेवा मामलों और कोर्ट मार्शल के फैसलों से संबंधित अपील इत्यादि। एएफटी के बेंचेस में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। आपको बता दें कि यह उच्च न्यायालयों की प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है और सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होती है। अमेरिका के जंगलों में आग के तेजी से फैलने के कारण लॉस एंजल्स में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। इस आग ने कुछ ही घंटों में लगभग 2900 एकड़ के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। इसका कारण सांता एना विंड को माना जा रहा है। इसके चलते कई महत्वपूर्ण स्थल, सामुदायिक इमारतें और व्यापारिक स्थल क्षतिग्रस्त हो गए। सांता एना विंड के कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये विंड तब चलती हैं जब ग्रेट बेसिन में उच्च दबाव और कैलिफोर्निया के तट पर निम्न दबाव बनता है, जिससे शक्तिशाली और शुष्क हवाएं पहाड़ों से समुद्र की ओर चलने लगती हैं, और जब परिस्थितियां शुष्क होती हैं तो ये हवाएं गंभीर आग का खतरा तक बन जाती हैं, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के तहत भारत और अमेरिका ने मिलकर अमेरिकी सोनोबॉय के निर्माण पर सहयोग की घोषणा की है। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करेगी। अमेरिकी कंपनी अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिलकर इन सोनोबॉय का निर्माण करेंगी। सोनोबॉय एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर होते हैं जो पानी के नीचे की ध्वनियों को सुनकर उन्हें ट्रैक करते हैं। ये जहाज़ों और पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें वर्गीकृत करने और उनका पीछा करने में मदद करती हैं। इनका उपयोग सामान्यतः नौसैनिक हेलीकॉप्टर या विमानों में होता है जो इन्हें पानी में गिराते हैं। कुछ सोनोबॉय एक्टिव होते हैं जो साउंड वेव्स उत्सर्जित करके प्रतिध्वनि प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ पैसिव होते हैं जो सिर्फ ध्वनियों को सुनते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार मार्च तक सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार को पूरे देश में लागू करने की योजना बनाने वाली है। इस योजना के तहत हर दुर्घटना में पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, जो अधिकतम 7 दिन तक उपलब्ध होगा। दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को देनी होगी। हिट एंड रन मामलों में मृत्यु पर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। यह योजना सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी और लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को सौंपी गई है। इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में चंडीगढ़ से एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई थी, जिसे 6 राज्यों में विस्तारित किया गया है। इसके अलावा ड्राइवर प्रशिक्षण, वाहन स्क्रैपिंग नीति और सुरक्षा पर भी चर्चा की गई। भारत की पहली कमर्शियल यूटिलिटी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली दिल्ली में चालू होने जा रही है। इसमें बैटरी क्लस्टर्स लगाए गए हैं जो 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति करेगा। इस परियोजना को ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट से रियायती ऋण द्वारा समर्थन प्राप्त है और यह BSES राजधानी के पावर सब स्टेशन का हिस्सा होगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 120 करोड़ रुपए है। इसके लिए बैटरियों को चीन से मंगवाया गया है, जिनका परीक्षण हो चुका है। आपको बता दें, BSES राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी बिजली वितरण कंपनी है और यह रिलायंस समूह और दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 18 से 20 जनवरी तक तिरुपति जिले के सुल्लुरपेटा क्षेत्र में आयोजित होगा। इस महोत्सव का आयोजन 2020 के बाद एक बार फिर से हो रहा है, जिसमें 200 से अधिक पक्षी किस्मों के आगमन की उम्मीद है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसे राज्य उत्सव की तरह आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। महोत्सव में नेल्लापट्टू, BV पलम, अटकानी थिप्पा, श्री सिटी और सुलूरपेटा सहित 5 स्थानों पर गतिविधियां होंगी। इसमें पक्षी देखना, पर्यावरण सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। यहां आने वाली प्रजातियों में ग्रेटर फ्लेमिंगो, ग्रे पेलिकन, पेंटेड स्टॉर्क, ग्लॉसी आइबिस और ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट शामिल हैं। ये पक्षी लद्दाख, तिब्बत, चीन, साइबेरिया, मध्य एशिया, नाइजीरिया और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में सोपस्टोन के अवैध खनन को रोकने का आदेश दिया है, क्योंकि अवैध खनन के चलते घरों और पहाड़ों में दरारें पड़ने लगी हैं। यहां वर्तमान में 160 से अधिक खदानें हैं। सोपस्टोन एक रूपांतरित चट्टान है जो मुख्यतः
टैल्क से बनी होती है। इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन और औद्योगिक कार्यों के लिए किया जाता है। भारत के राजस्थान में 57% और उत्तराखंड में 25% सोप स्टोन के भंडार मौजूद हैं। बता दें कि भारत में खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 लागू है। साथ ही राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के तहत टिकाऊ खनन पर भी जोर दिया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट 1000 से अधिक वैश्विक कंपनियों के डेटा पर आधारित है, जो 22 उद्योगों और 55 देशों से जुड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 22% नौकरियों में बदलाव हो सकता है और 170 मिलियन नई नौकरियों का सृजन हो सकता है, जबकि 92 मिलियन नौकरियां समाप्त भी हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर 78 मिलियन नौकरियां ही बढ़ेंगी। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि पारंपरिक नौकरियां जैसे कैशियर, टिकटिंग क्लर्क और कुछ अन्य नौकरियां जहां ऑटोमेशन और एआई का उपयोग बढ़ रहा है, इनमें कमी आ सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भविष्य में 59% कर्मचारियों को नए स्किल्स की भी जरूरत होगी। एम्पावर बिज सपनों की उड़ान इनिशिएटिव नीति आयोग के WEP यानी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू किया गया। इसे न्यू शॉप के साथ साझेदारी से लॉन्च किया गया, जिसका मकसद महिलाओं को व्यवसायी बनाना है, खासकर रिटेल क्षेत्र में। इस पहल के तहत 18 से 35 वर्ष की 50 महिलाओं का चयन किया जाएगा और उन्हें व्यवसाय प्रबंधन, डिजिटल उपकरण, वित्तीय साक्षरता और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद शीर्ष 20 प्रतिभागियों को न्यू शॉप फ्रेंचाइजी शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। यह कार्यक्रम दिल्ली, NCR, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की महिलाओं के लिए है। WEP 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था, जो महिलाओं को वित्त प्रशिक्षण, बाजार और कानूनी सहायता प्रदान करता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इलेजिटिमेट कोर्ट काउंटर एक्शन एक्ट बिल पास किया, जिसमें ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया गया है। यह बिल ICC के इजरायली प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ युद्ध अपराध वारंट के जवाब में लाया गया है। इसके तहत उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा जो ICC को अमेरिका या सहयोगी देशों के नागरिकों के खिलाफ जांच में मदद करेंगे। इसमें संपत्तियां जब्त करना और वीजा पर रोक लगाना शामिल है। ICC की बात करें तो यह 2002 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट P75 के तहत छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाघशीर सौंप दी है। इस पनडुब्बी में एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो इसे संचालन और सटीक हमले करने की क्षमता देती है। वाघशीर टॉर्पीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइलों से हमले कर सकती है, चाहे वो पानी के नीचे हो या फिर सतह पर। इसमें एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, खुफिया जानकारी जुटाना, एरिया सर्विलांस आदि शामिल है। इसके अतिरिक्त वाघशीर पिछली 5 पनडुब्बियों से अलग है, क्योंकि यह स्वदेशी रूप से विकसित एयर कंडीशनिंग प्लांट और इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है। स्मृति मंधाना ने भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने सबसे तेज 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसी के साथ वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। ये उपलब्धि उन्हें आयरलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में मिली। मंधाना अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ियों की सूची में 15वें स्थान पर हैं। वहीं भारत और अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में मिताली राज शीर्ष स्थान पर हैं। आज इस बुलेटिन में इतना ही। जल्दी से इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।